तो स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आप लोगों को पता है, जो हम फिजिक्स का जो है हमने वो लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। मैंने फिजिक्स का सिलेबस क्या है पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो इसके बाद हमारा अब कौन सा बच जाता है? इसके बाद जो हमारा बच जाता है वो हो जाता है हमारा साइंस में जो है केमिस्ट्री का पोर्शन, और उसके बाद बायोलॉजी का पोर्शन। तो फिजिक्स का पोर्शन कवर करने के बाद चलिए हम आप लोगों को अब जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं बायोलॉजी, सॉरी केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? मैं आप लोगों को अब केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कवर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन किस प्रकार से मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। तो केमिस्ट्री का पोर्शन जो है हमारा, केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला होगा वो होगा पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर। उसके बाद हमारा जो होगा वो होगा तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण। उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा परमाणु अणु, परमाणु एवं अणु। उसके बाद हमारा हो जाएगा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक हो जाएगा? उसके बाद हमारा जो ये सब कवर करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हमारा रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हमारा जो बच जाएगा वो बच जाएगा अम्ल क्षार लवण। उसके बाद कार्बन एवं इसके यौगिक, आवर्तों का वर्गीकरण जो होता है वो सब। तो फर्दर हमारा जो है इसी प्रकार से जो है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर होगा। हो सकता है जो पहले आपको इसमें से कुछ ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि पदार्थ हो जाए, उसके बाद परमाणु हो जाए, फिर तत्व हो जाए, फिर रासायनिक समीकरण, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन आपका जो है पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कवर करा दिया जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है पदार्थ। तो चलिए देखते हैं जो हम पदार्थ किस प्रकार पढ़ेंगे और हमारा जो है पढ़ने का स्रोत क्या होगा। हमारा ये जो कोर्स होगा, हमारा ये कोर्स है वो एनसीईआरटी पे डिजाइन है। थोड़ा माफ कीजिएगा, एनसीईआरटी पे डिजाइन है। किस पे डिजाइन है? एनसीईआरटी पे। तो क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है, क्लास 9 का एनसीईआरटी, उसका हमारा पहला चैप्टर ये है जो हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारा पहला चैप्टर क्या था? हमारा पदार्थ यानी कि मैटर। तो चलिए समझते हैं जो हमारा पदार्थ क्या है। तो पदार्थ, तो पहला हमारा चैप्टर, पहला हमारा टॉपिक है पदार्थ क्या है। तो अगर बात किया जाए जो हमारा पदार्थ क्या है, तो पदार्थ होता है जिसका अपना द्रव्यमान मास होता है। क्या होता है हमारा? जिसका द्रव्यमान होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा आई एम सॉरी, जो हमारा द्रव्यमान हो जिसके अंदर और जो स्थान घेरे वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा पदार्थ कहलाएगा। तो ये देख लीजिए, ये हमारा क्यूब है, ये इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, और ये देख लीजिए ये कुछ न कुछ यहाँ पे ये स्थान भी घेर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये स्थान भी घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ, मान लीजिए 1 kg इसका वजन है, तो इसका 1 kg वजन भी है, यानी कि मास भी है, और ये स्थान भी घेर रहा था। ये हमारा क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ये हमारा हो गया तराजू। ये देख लीजिए इसका कुछ ना कुछ वजन होगा और ये स्थान भी घेर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पदार्थ। जैसे हम मनुष्य है, देख लीजिए हम मनुष्य जो पृथ्वी पे, देख लीजिए पृथ्वी पे अपना
कुछ ना कुछ जगह घेर के रखते हैं। जैसे तो वो हो गया हमारा स्थान, यानी कि हम कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, और हमारे शरीर में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो हम लोग भी क्या हुए, हम लोग एक प्रकार का जो है वो पदार्थ ही हूँ। तो अगर पदार्थ बात किया जाए, जो पदार्थ और कौन कौन होता है, तो जो चीज आप देख रहे हैं वो सब चीज पदार्थ ही है। चाहे आपके अगल बगल बाजू जो कुछ रखा हुआ, आपका चाहे पेन हो, कॉपी हो, चार्जर, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, गैस सिलेंडर, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा पदार्थ ही हो गया। तो जैसे कि ये देख लीजिए, जैसे तारा, ये भी हमारा पदार्थ है। बादल, पानी की बूंद, रेत का कण, सब कुछ क्या है, सब कुछ हमारा पदार्थ है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो इतिहास में भी पदार्थ देखिए, ऐतिहासिक प्राचीन भारत में इसे पंचतत्व कहा गया है। पंचतत्व हमारा कौन कौन सा था पदार्थ, पहला था हमारा वायु, दूसरा था पृथ्वी, उसके बाद अग्नि, आकाश और जल। ये हमारा क्या कहलाता था, ये हमारा पंचतत्व कहलाता था। लेकिन इसी को आधुनिक विज्ञान इसे भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बांटते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जो है, इन्होंने इसी सब को यानी कि पंच तत्व को ही क्या किए, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ही बांट दिए। तो इसी आधार पर हमारा पदार्थ का भी परिभाषा आया था, जिसमें उसमें कहा गया, जो अगर किसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान है और वो स्थान घेरता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका जो है पदार्थ का से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं जो हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो होता है, तो वो देख लीजिए, पदार्थ लकड़ी के गुटकुट की तरह सतत नहीं होते। सतत क्या होता है, जो बीच में कटा फटा ना हो, एकदम कंटिन्यूअस हो, यानी कि समतल हो, एक रंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं सतत, यानी कि कंटिन्यूअस। लेकिन पदार्थ क्या है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यानी कि ये देख लीजिए, ये सूक्ष्म कण हो गया हमारा, ये देख लीजिए, ये हो गया सूक्ष्म कण, ये हो गया सूक्ष्म कण। अगर उसको ऊपर से देखिए तो क्या ये आपको सतत नजर आ रहा है, नहीं, एक कटा फटा, यानी कि बीच में उभरा, अंदर गया हुआ, निकला हुआ, ये सब नजर आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पदार्थ के गुटकों की तरह यह सतत नहीं है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ये किन से मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म कण इतना छोटा होता है जो आप देख नहीं सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण छोटा होता है। मान लीजिए एक हमारा बिलियन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, जो कि है KmNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट हमारा होता है KmNO4। इसका जो 1000 लीटर का बिलियन होगा, किसमें 1000 लीटर के बिलियन को रंगीन बनाने के लिए सिर्फ 1000 लीटर के बिलियन को रंगीन बनाने के सिर्फ KmNO4 का एक क्रिस्टल काफी है। यानी कि 1000 लीटर का बिलियन हमारा है, कितना, 1000 लीटर का अगर बिलियन है, उसको रंगीन बनाना है, तो KmNO4 का अगर एक क्रिस्टल रख दीजिएगा तो वो पूरा रंगीन हो जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा। सोच लीजिए कितना छोटा और कितना महत्वपूर्ण है, जो 1000 लीटर को रंगीन बना दे रहा है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ एक क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकता है। कण हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं, आप कितना भी कल्पना कर लीजिए, उससे भी छोटा होता है कण। तो कणों के कुछ गुण होते हैं। पदार्थ किससे बना है हमारा, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है। और कण के गुण, कण हमारा क्या है, कण में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान होता है। ये देख लीजिए, ये हमारा एक कण हो गया, ये हमारा एक कण हो गया, इसके अंदर ये जो है हमारा खाली स्थान, यही क्या हो गया हमारा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान होता है जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, तो एक के कण दूसरे के रिक्त स्थानों में पूरी तरह समा जाता है। किस प्रकार समा जाता है, पूरी तरह समा जाता है। मान लीजिए जो ये हमारा पानी का जो है, पानी का सूक्ष्म कण है, और इसके अंदर ये सब गैप है, यानी कि रिक्त स्थान है। अगर हम इसमें चीनी मिलाते हैं, तो चीनी के जो कण होते हैं, ये छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं चीनी के, ये यहाँ से आके इस सबको क्या करेंगे, भरने लगेंगे। क्या करेंगे, इसमें आके भरने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक कण जो हो गया, एक के कण यानी कि शुगर के कण जो है, पानी के कण में जाके, पानी के कण के रिक्त स्थान में क्या हो रहा है, जाके पूरी तरह समा जा रहा है।
तो इसी प्रकार से अगर आप अगर सोच रहे होंगे जो चाय में हम चीनी डाल रहे हैं तो चीनी तो चाय का लेवल तो समान ही है, यानी कि उसका पानी का स्तर तो बढ़ ही नहीं रहा है, सॉरी चाय का स्तर तो बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसके रिक्त स्थान में जाके वो चीनी बैठ जा रहा है। तो इसीलिए नींबू पानी या चाय बनाते समय इसलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि रिक्त स्थान में जाके वो बैठ जाता है। तो पानी के कण है उनके बीच खाली जगह होता है, पानी के कण में उसके बीच खाली जगह होता है, जहां जाके चाय या चीनी के कण उसमें समा जाते हैं। तो रिक्त स्थान का क्या काम है? वो अपने अंदर किसी भी चीज को समाहित कर लेता है। और रिक्त स्थान का और भी काम है जो ये कण को गति प्रदान करता है। तो चलिए कणों के जो पहला गुण है वो है हमारा रिक्त स्थान। दूसरा देख लीजिए, आ ही गया निरंतर गतिशीलता। क्या है? कणों में गतिज ऊर्जा होती है, वे कभी स्थिर नहीं रहते। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो हमेशा गति करती रहती है, यानी कि इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, यानी कि भागते रहते हैं, वो गति करते रहते हैं। तो गतिज ऊर्जा हो गया। वैसी ऊर्जा, वैसी कणों की वैसी ऊर्जा जिसके कारण वो गति करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और मिश्रण हमारा क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वतः मिलना हमारा क्या होता है? मिश्रण होता है। जैसे मान लीजिए इसका कुछ कण हो गया, ये हवा का कुछ कण है, ये दोनों जाके आपस में मिल जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मिश्रण। और मिश्रण का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किस प्रकार तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है? मान लीजिए आप एक रूम में बंद है और उसमें 4 व्यक्ति हैं, चलो 5 व्यक्ति है, और उस रूम को मान लीजिए जो नीचे से हीट किया जा रहा है, मान लीजिए वो छत पे और नीचे से हीट किया जा रहा है, तो इसमें गर्मी बढ़ेगा। तो आप कहाँ भागने की कोशिश कीजिएगा? आप ठंडे की ओर भागने की कोशिश कीजिएगा। तो आप इसमें क्या कीजिएगा? गति कीजिएगा। इसमें खाली स्थान है ही नहीं, तो आप गति कर पाइएगा? नहीं, उसी में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर रूम में आप सिर्फ अकेले हैं तो आप गति कर पाइएगा? जी, बहुत तेजी से गति कर पाइएगा। तो इसलिए जो होता है हमारा ठोस में जो होता है वो गति सबसे कम होता है, द्रव में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ देख लीजिए विचलन की दर ठोस में सबसे कम, उससे ज्यादा द्रव में, और उससे ज्यादा गैस में। उसी प्रकार गतिशीलता जो होता है सबसे कम ज्यादा किस में होती है? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में होती है। अगर बात किया जाए जो अगर कहीं भोज बन रहा है, आपके घर से 1 किलोमीटर दूर पे कहीं भोज बन रहा है, तो आपके अंदर नाक में सुगंध किस प्रकार आता है? तो ये विसरण के कारण ही आपके अंदर, डिफ्यूजन के कारण ही आपके नाक में सुगंध आता है, जो कहीं आज तो भोज बन रहा है। तो क्या होता है? गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है, ठंडे खाने की नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब तापमान को बढ़ाते हैं तो गति तेज हो जाती है। किसकी गति? तो कणों की गति तेज हो जाती है, जिस कारण से दूर तक लोगों को सुगंध जाता है, जो कहीं और दूर भोज बन रहा है। अगर तापमान नहीं रहता तो क्या वो तेज गति कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये हो गया हमारा निरंतर गतिशीलता, कण का दूसरा गुण। तो आगे है हमारा कण का तीसरा गुण, यह है आकर्षण बल। क्या, कौन सा बल हमारा? आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है? एक दूसरे को बांध के रखना, एक दूसरे को बांध के रखना। जैसे मान लीजिए ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये आप हैं, आप क्या कीजिएगा? आप इसको बांध के रखिएगा, जो को कहीं ये कहीं दूसरे के पास ना भाग जाए। तो ये कैसा बल कहलाएगा? हमारा आकर्षण बल। यानी कि दूसरे को जाने नहीं देना, अपने पास कस के पकड़ के रखना, वो क्या कहलाएगा? हमारा आकर्षण बल। क्या होता है? कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। बिहू नर्तकों की मानव श्रृंखला की तरह। बिहू नर्तक क्या? बिहू जो हमारा एक असम का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? बिहू असम का नृत्य है। तो क्या करते हैं? वो एक साथ अपने आप को बांध के रखते हैं। मान लीजिए अगर आपका जो है आकर्षण बहुत अधिक है, तो क्या ये आपको छोड़ के जा पाएंगे? नहीं, आपकी महिला मित्र जो छोड़ के नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। अगर आपका आकर्षण कम होते जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी महिला मित्र भी आपको छोड़ के चली जाएगी। उसी प्रकार जिसमें आकर्षण ज्यादा होता है वो ज्यादा मजबूत, और जिसमें आकर्षण कम होता है वो क्या होता है? कम मजबूत। कील में देखिए, कील में आकर्षण बल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से आप कील पे कितना भी प्रहार कीजिए वो नहीं टूट पाता। वही चौक के अंदर जो है आकर्षण बल, चौक के अंदर आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो आसानी से टूट जाता है। तो लोहे का कील क्या है? आकर्षण बल अत्यधिक, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चौक का टुकड़ा आकर्षण बल कम होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में क्या होता है? अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है।
जैसे कील में देख लीजिए, कील में बहुत ज्यादा आकर्षण बल है और चौक में बहुत कम आकर्षण बल है। इसी प्रकार अगर और किसी भी चीज को देखिएगा तो उसमें आकर्षण बल ज्यादा हो सकता है, आकर्षण बल कम हो सकता है। इसलिए बोला गया है आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। तो ये था हमारा आकर्षण दोनों के यानी कि पार्टिकल की थर्ड प्रॉपर्टी जो था हमारा अट्रैक्शन बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल। तो ये कुछ हो गया हमारा पदार्थ, और पदार्थ किससे बना है, कण, कण के गुण क्या है वो सब। तो अगर बात किया जाए जो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो पदार्थ की मुख्यतः तो तीन ही अवस्था हो, लेकिन दो और अवस्था होती है जो उसको मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो पहले आप ये तीन जान लीजिए, पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा ठोस पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा ठोस, दूसरा क्या है द्रव, तीसरा है गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है, पदार्थ की तीन अवस्था है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस का जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित। जैसे इसको आप लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी का आकार आप जब देखिएगा तब निश्चित ही रहता है, उसका आयतन भी क्या होगा, आयतन भी उसका निश्चित होगा। इतना बड़ा लकड़ी है तो क्या उसका आयतन आकार सामान्य अवस्था में आकार को घटा या बढ़ा सकते हैं, नहीं। अगर काट दीजिएगा तो वो तो दूसरा बात हो गया, लेकिन अगर ये सामान्य अवस्था में लकड़ी रखी हुई तो क्या इसका आकार आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं। इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। संपीड्यता यानी कि दबाने का गुण, लकड़ी को आप ज्यादा दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा, इसलिए क्या होता है इसकी संपीड्यता क्या होती है, नग्न 9 के बराबर होती है। और गतिज ऊर्जा मैंने आपको क्या बताया, गतिज ऊर्जा कहाँ होती है, जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। क्या ठोस में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, नहीं, ठोस में बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, इस कारण से इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। और द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित, जैसे कि पानी मान लीजिए, अगर आप पानी गिलास में रखिएगा तो ये गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी का आकार ले लेगा, और अगर आप बोतल में रख रहे हैं तो वो बोतल का आकार ले लेगा। तो इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है इसका, निश्चित। आप अगर 1 लीटर पानी लिए हैं तो आप उसको बाल्टी में डालिए, बोतल में डालिए, गिलास में डालिए, कहीं भी डालिए, वो 1 लीटर ही रहेगा। क्या वो 2 लीटर हो जाएगा, नहीं हो पा जाएगा। इसलिए कहा जाता है जो द्रव का जो है आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसकी संपीड्यता क्या होती है, इसकी संपीड्यता बहुत कम होती है, यानी कि ठोस से ज्यादा होती है लेकिन बहुत कम होती है। संपीड्यता यानी कि दबाने का गुण, पानी को आप गुब्बारे में रख के दबा सकते हैं, जी दबा सकते हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, ये बहुत ही कम हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा उसमें ठोस से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि ठोस से अधिक रिक्त स्थान, देख लीजिए इसमें रिक्त स्थान बहुत कम है और इसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस से अधिक हो जाएगी इसमें गतिज ऊर्जा। और उसके बाद तीसरा अवस्था है हमारा गैस। गैस का आकार क्या है, गैस का आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। और गैस को दबाया जा सकता है, जी अत्यधिक, जी इसीलिए हमारा क्या बन जाए, एलपीजी और सीएनजी इसी के कारण बनता है। क्योंकि अगर गैस को नहीं दबाया जाता तो सिलेंडर में किस प्रकार भरा जाता, क्योंकि गैस को दबा कर ही हम सिलेंडर में भर पाते हैं। और गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा तीव्र होती है और अनियमित होती है। तीव्र क्यों होती है, क्योंकि इसमें देख लीजिए इसमें बहुत सारा गैप है, इस कारण से ये बहुत तेजी गति करती है, जिस कारण से इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक होगी। घनत्व में बर्फ एक अपवाद है, ठोस होते हुए भी पानी पर तैरती है। घनत्व में बर्फ एक अपवाद है, अपवाद क्यों है, क्योंकि ठोस होते हुए भी पानी में क्या होती है, वो तैरती है। तो ये हो गई हमारी पदार्थ की अवस्था। और अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो देख लीजिए अवस्था में परिवर्तन तापमान के कारण। तो पहला है हमारा 2-3 कॉन्सेप्ट है वो पहले आप समझ लीजिए। पहला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या होता है, ये ठोस से द्रव में बन जाए, यानी कि ये बर्फ है, बर्फ अगर पानी बन जाता है, क्या बर्फ अगर पानी बन जाएगा तो किस प्रक्रिया से, गलनांक से जो है ठोस गल के क्या हो गया, पानी, तो इसलिए वो क्या हो गया, गलनांक। और क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है द्रव से गैस बन जाना, द्रव से गैस बन जाना क्या हो जाएगा, क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो द्रव से गैस बन जाना क्या हो जाएगा, क्वथनांक। और
गलनांक किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन पे। और जो है क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे और 373 डिग्री केल्विन पे। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अवस्था बदलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ऊष्मा का उपयोग कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में किया जाता है। आकर्षण बल को तोड़ने में जो ऊष्मा लगी रहती है उसी को क्या कहते हैं हम? गुप्त ऊष्मा। क्योंकि तापमान तो स्थिर है लेकिन उसके अंतर के जो कणों के अंदर का जो ऊष्मा है वो अपने आप से टकराती हुई क्या होती है? वो कणों को तोड़ने का प्रयास करती है। वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा होता है गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक फैक्ट लिखा हुआ है, जो बर्फ पिघलते समय थर्मामीटर का पारा नहीं बढ़ता, ऊष्मा गुप्त रहती है। बर्फ पिघलते हुए थर्मामीटर का पारा नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उस समय ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये हो गया हमारा अवस्था परिवर्तन। अवस्था में सीधे छलांग, यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या है और दाब का प्रभाव क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है जो ठोस से सीधा पानी बने बिना सीधा क्या बन जाना? ठोस से सीधा गैस बन जाना। ऊर्ध्वपातन क्या है? द्रव अवस्था में आए बिना ठोस का सीधे गैस बन जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे हो गया आपका कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या हो गया आपका? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो गया। और दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रवित हो जाते हैं। द्रवित यानी कि द्रवित जो हो गया यानी कि लिक्विड की तरह हो जाता है। दाब अगर मान लीजिए इस पे दाब अगर बढ़ा रहे हैं, इस पे आप पावर लगा रहे हैं हाथ से, बर्फ पे यहाँ पे पावर लगा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये गलना शुरू हो जाएगा और पानी बन जाएगा। और तापमान अगर घटाइएगा भी तो क्या हो जाएगा? ये पानी बनना शुरू हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस CO2 होता है। क्या होता है? सॉलिड CO2 में क्या होता है हमारा? शुष्क बर्फ। अगर 1 ATM दाब पर ये सीधे गैस बन जाता है। 1 ATM दाब अगर इस पे लगाइएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा ATM। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से सीधा गैस बन जाना क्या होता है हमारा? ऊर्ध्वपातन होता है। तो बाष्पीकरण हमारा क्या है? बाष्पीकरण है क्वथनांक तक पहुंचे बिना है किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई भी द्रव जो है गैस अवस्था में वाष्प अवस्था में पहुंच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने से पहले ही जो है हमारा किसी तापमान पर द्रव किसी ताप सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से पहले ही हमारा जो है द्रव वो वाष्प में बदल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। सतह का जादू इसी को कहते हैं। बाष्पीकरण केवल द्रव की ऊपरी सतह पर होता है, पूरे द्रव में नहीं। बाष्पीकरण जो होगा ये सतह के केवल ये जो ऊपरी परत है ना, ये इसी पे होगा, इसके अंदर जो है नहीं होगा। ये पहले यहाँ से उड़ जाएगा, उसके बाद फिर इस पे होगा, क्योंकि ये सबसे भारी होगा। जब ये उड़ जाएगा तो सबसे भारी ये हो गया। तो हमारा बाष्पीकरण जो होता है वो सबसे ऊपरी सतह पे होता है, यानी कि ऊपर जो कण हमारा दिखाई देगा, पानी रहेगा सतह, उसी पे होगा हमारा बाष्पीकरण। तो ये भी हो गया हमारा बाष्पीकरण। हमारा है बाष्पीकरण को तेज या धीमा करने कौन करता है? बाष्पीकरण कब तेज होता है और कब धीमा होता है? तो बाष्पीकरण तेज कब होता है? जब सतह क्षेत्रफल ये चिन्ह ऊपर का चिन्ह, यानी कि जब सतह क्षेत्रफल बढ़ा रहता है। मान लीजिए आपका ये कपड़ा, अगर आप इसको मोड़ के सुखाइएगा तो सूखेगा जल्दी नहीं। अगर आप इसको अलगंडी पे टांग दीजिएगा तो तुरंत सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी आप इसको खोल के रखिएगा तो उसके अंदर से तुरंत जो है अपना बाष्पीकरण बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ने से बाष्पीकरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। अगर टेम्परेचर भी बहुत हो जाए, टेम्परेचर यानी कि धूप बहुत तेजी से खिले, तब भी क्या हो जाएगा हमारा? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। अगर धूप तेजी होगी तो वाष्पीकरण भी तेज हो जाएगा। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर वातावरण में पानी है वातावरण में, उसी को आर्द्रता कहा जाता है। हवा में नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण घटता है। अगर पहले से ही वातावरण में पानी है तो वाष्पीकरण से पानी लेने की क्या जरूरत है? इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण कम हो जाएगा। अगर हवा की गति बहुत तेजी गति से चल रहा है तो क्या हो जाएगा? हवा की गति को भी पानी चाहिए, तो ये हवा की तेज होने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। तो सिर्फ नमी ही वाष्पीकरण की दुश्मन है, बाकी सब इसे बढ़ाते हैं। यानी कि नमी जब होगा तब क्या होगा? वाष्पीकरण कम हो जाएगा। उसके अलावा वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ेगा।
तो ये हो गया बाष्पीकरण से कूलिंग किस प्रकार यानी शीतलता किस प्रकार से होती है। तो विज्ञान कहता है जो बाष्पीकृत होने के लिए द्रव के कण हमारे शरीर से ऊर्जा खींच लेती है, गर्मी छिन जाने से ठंडक महसूस होती है। अगर आप अपने देख लीजिए, ये व्यक्ति अपने हाथ पे जो है एक पानी का बूंद रखा हुआ है। पानी की बूंद क्या होती है, ये आपके हथेली पर के जो है हथेली पर से उष्मा जो है अंदर अपने अंदर खींच लेती है और वाष्पीकृत होकर ऊपर चली जाती है, जिस कारण से आपके हाथ का गर्मी जो है कम हो जाता है, जिससे आपको ठंड लगने लगती है, यानी कि ठंडक महसूस होती है। ठंड तो नहीं लगती, ठंडक महसूस होती है। दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है, जो हथेली पर एसीटोन या परफ्यूमर डालना। अगर हथेली पर आप एसीटोन या परफ्यूमर डालते हैं या कोई जो है सैनिटाइजर डालते हैं तो वो ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों महसूस होगा, क्योंकि वो जो है आपके अंदर के नमी को जो यानी कि आपके अंदर की गर्मी की जो है हाथ की गर्मी को अपने और अपने अंदर खींच लेती है। और दूसरा है हमारा गर्मियों में सूती कपड़े। सूती कपड़े पसीना सूख लेती है और हवा के संपर्क में आके बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे ठंडा महसूस होता है। आप सुन रहे होंगे जो गर्मी में सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा जो है आपके शरीर का जो गर्मी होगा उसको अवशोषित कर लेता है और बाष्पन की मदद से वो वाष्पीकृत हो जाता है, जिस कारण से आपका शरीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो पसीना प्लस सूती कपड़ा प्लस वाष्पीकरण बराबर क्या होता है, प्राकृतिक एसी। एसी खरीदने का आपका कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पसीना आ रहा है तो सूती कपड़ा पहनिए, सूती कपड़ा पहनिएगा, बाष्पीकरण होगा, आपको प्राकृतिक एसी मिलेगा। आप एसी 22,000 25,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पसीना आ रहा है, सूती कपड़ा पहनिए, बाष्पीकरण हुआ, आपको प्राकृतिक एसी का मजा मिले तो मजा लेते रहिए। तो तीन तो मैंने आपको बता दिया, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की दो और अवस्था होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा और बोस-स्टेट कंडेंसेट यानी कि बीईसी। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब अत्यधिक ऊर्जामान आयनीकृत गैस है, ये क्या है, अत्यधिक ऊर्जामान आयनीकृत गैस है। प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था सूर्य, तारा और फ्लोरोसेंट ट्यूब की चमक इत्यादि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है, आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछता है, ज्यादा ये दोनों से क्वेश्चन नहीं आता, सीधा पूछा जाता है जो प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है। तो सूर्य में पाई जाती है, तारा में, फ्लोरोसेंट ट्यूब की चमक में इत्यादि में पाई जाती है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से बनती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, तो बहुत ही कम डिग्री सेल्सियस यानी कि पहले माइनस कुछ ले जाए, -273 -284 ये सब ले जाइए, तब जो हमारा जो पदार्थ बनेगा यानी कि ठंडा करने से जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और प्लाज्मा क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म करने से जो हमें महसूस प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। और बहुत ज्यादा ठंडा करने से जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसी के लिए इसको 2001 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो कुछ हमारा भौतिक राशि है उसको देख लीजिए पहले, भौतिक राशि और ऐसा ही क्या है। वैसे तो भौतिक राशि में आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ यहाँ देख लीजिए। तापमान का सही मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसको के से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का सही मात्रक होता है किलोग्राम, इसको केजी से सूचित किया जाता है। भार का सही मात्रक होता है न्यूटन। आयतन का होता है घन मीटर या मीटर क्यूब। दाब का होता है पास्कल। एक एटीएम बराबर क्या होता है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक एटीएम बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। 0 डिग्री हमेशा 273 केल्विन के बराबर होता है, यानी कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। आप सीधे इसको याद रखिएगा। जब आपको पूछे 0 डिग्री केल्विन कितना होगा तो 273 डिग्री। अगर पूछ ले आपको 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा तो इसमें 100 जोड़ दीजिए तो 373 डिग्री केल्विन। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा लेक्चर जो है ये आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू। आप लोग अपना लाइक बनाइए रखिए, यानी कि प्यार बनाइए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने ग्रुप में जो इसको शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।